आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। अगर हम मानव विकास के पिछले 70 लाख सालों के दस्तावेज खंगाले ना, तो एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आता है। मतलब अक्सर हम यही मानते हैं कि इंसान पहले होशियार हुआ, उसके दिमाग का विकास हुआ और फिर उस समझदारी का इस्तेमाल करके उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। बिल्कुल, लेकिन जो वैज्ञानिक स्रोत हमारे पास हैं वो एकदम अलग ही कहानी बयान करते हैं। इंसान ने पहले सोचना नहीं बल्कि दो पैरों पर चलना सीखा था। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे बदलती जलवायु, औजारों के निर्माण और बस हर दिन जिंदा रहने की उस जद्दोजहद ने एक डरे सहमे जीव को आधुनिक इंसान में बदल दिया। और ये जद्दोजहद कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सही बात है। मतलब अगर हम आज से 70 लाख साल पहले के समय की कल्पना करें तो उस वक्त ना तो कोई सुरक्षित घर था और न ही कोई तकनीक। हर पल सिर्फ किसी बड़े जानवर का शिकार बन जाने का डर था। और आज देखिए, आज हम सभ्यता के उस शिखर पर हैं जहां जिंदगी एक मेडिकल डायग्नोसिस की तरह स्पष्ट और सुरक्षित हो गई है। ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब आज का जीवन एक बहुत ही नियंत्रित सांचे में है, लेकिन अतीत की उस धुंधली दुनिया में सर्वाइवल या अस्तित्व बचाना हर दिन की एक नई लड़ाई थी। एकदम सही कह रही हैं आप। देखिए, इस पूरी चर्चा की नींव में ये समझना जरूरी है कि ये महज जीव विज्ञान या हड्डियों के आकार बदलने की कहानी नहीं है। ये प्रकृति के साथ निरंतर तालमेल बिठाने, हार न मानने और लगातार सीखते रहने की सबसे बड़ी गाथा है। स्रोत सामग्री में दर्ज हर एक शारीरिक बदलाव के पीछे एक बहुत गहरा कारण या कहें एक बहुत बड़ा क्यों छिपा हुआ है। और उसी क्यों ने मानव मस्तिष्क की पूरी संरचना को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सभ्यता के इस शिखर तक पहुंचने के लिए जो सबसे पहली और जरूरी चीज थी वो थी जमीन से उठकर अपने पैरों पर खड़ा होना। हाँ, वो पहला कदम। बिल्कुल। अफ्रीका के जंगलों से ये कहानी शुरू होती है। नेचर पत्रिका में छपी एक स्टडी बताती है कि अफ्रीका में लगभग 70 लाख साल पहले एक जीव था, सहेलंथ्रोपस चेडेंसिस। इसे पहला ज्ञात पूर्वज माना जाता है। हाँ, और इसका दिमाग तो लगभग एक चिंपैंजी के बराबर ही था। सही कहा, बहुत छोटा। लेकिन इसकी खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के जुड़ने के तरीके से ये एकदम स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसने सीधा चलना शुरू कर दिया था। मतलब ये किसी बच्चे के पहले कदम उठाने जैसा है। लेकिन इस बच्चे को पूरी तरह से सीधे खड़े होने में लाखों साल लग गए। लाखों साल की मेहनत। बिल्कुल। पर यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा खटकती है वो ये है कि दो पैरों पर खड़ा होना दिमागी विकास से पहले ही क्यों हो गया। मतलब दिमाग तो छोटा ही था, फिर ये सीधे क्यों खड़े हुए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस सवाल का जवाब उस समय की बदलती जलवायु में छिपा है। अफ्रीका के घने जंगल धीरे धीरे कम हो रहे थे और उनकी जगह खुले घास के मैदान ले रहे थे, जिन्हें सवाना कहा जाता है। अच्छा, तो जंगल खत्म हो रहे थे। हाँ, तो अब एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए जमीन पर लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। 4 पैरों पर चलने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती थी, लेकिन 2 पैरों पर चलना ऊर्जा बचाने का एक बेहतरीन तरीका था। अरे वाह, मतलब ये एनर्जी एफिशिएंसी का मामला था। बिल्कुल। और इसके अलावा लंबी घास के ऊपर से शिकारियों को देखने के लिए भी सीधा खड़ा होना जरूरी था। लेकिन 2 पैरों पर खड़े होने का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी परिणाम कुछ और ही था। वो क्या?
जब इन पूर्वजों ने दो पैरों पर चलना शुरू किया तो अचानक उनके आगे के दो पैर यानी उनके हाथ चलने के काम से पूरी तरह आजाद हो गए। प्रकृति के इस एक छोटे से बदलाव ने भविष्य के सारे आविष्कारों का रास्ता खोल दिया। पैरों ने हाथों को आजाद किया, कितनी दिलचस्प बात है। और इसके बाद लगभग 40 से 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस का कालखंड आता है। वो जो लूसी नाम का मशहूर जीवाश्म है, वो इसी प्रजाति का है ना? हाँ बिल्कुल, लूसी का जीवाश्म बहुत अहम है। और वो पूरी तरह से साबित करता है कि ये प्रजाति पेड़ों से उतरकर दो पैरों पर जमीन पर चलने लगी थी। लेकिन जब हाथ आजाद हो गए तो उन खाली हाथों ने क्या किया? यहीं से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। शोध बताते हैं कि होमो हैबिलिस वो प्रजाति थी जिसने सबसे पहले औजार बनाना शुरू किया। सही बात है। और यहीं से बुद्धिमत्ता में तेजी से इजाफा हुआ। दिमाग का आकार बढ़कर लगभग 700 सीसी हो गया। इसे अगर आज के संदर्भ में समझें तो ये आज के मानव दिमाग का लगभग आधा था, लेकिन उस समय के चिंपैंजी के दिमाग से 2 गुना। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। औजारों के निर्माण को हम इंसानी विकास की पहली तकनीकी क्रांति कह सकते हैं। मतलब एक पत्थर को दूसरी चट्टान पर मारकर उसे धारदार बनाना महज कोई आम क्रिया नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये कारण और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट को समझने की अमूर्त क्षमता है। ये भविष्य की योजना बनाने का पहला संकेत था कि मुझे इस पत्थर की धार की जरूरत किसी जानवर की खाल काटने के लिए पड़ेगी। पर यहाँ ना एक पहेली सामने आती मेरे दिमाग में। क्या सच में सिर्फ औजार बनाने की कला ने उनके दिमाग को इतना बड़ा कर दिया, या फिर ऐसा था कि उनका दिमाग पहले ही किसी और वजह से बड़ा हो रहा था और उस बड़े दिमाग ने उन्हें औजार बनाने का विचार दिया? मतलब ये तो पूरी तरह से मुर्गी पहले आई या अंडा वाली बात हो गई। हाँ, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। इस पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत ही शानदार जैविक सिद्धांत को समझना होगा, जिसे एक्सपेंसिव टिश्यू हाइपोथेसिस कहा जाता है। एक्सपेंसिव टिश्यू हाइपोथेसिस? हाँ, ये कोई एक तरफा प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक निरंतर चलने वाला फीडबैक लूप था। देखिए, दिमाग शरीर का सबसे ज्यादा ऊर्जा सोखने वाला अंग है। ये शरीर के कुल वजन का केवल 2% होता है। सिर्फ 2%? हाँ, लेकिन शरीर के 20% ऊर्जा यानी कैलोरी की खपत करता है। बाप रे, 20%? बिल्कुल। तो जब होमो हैबिलिस ने औजार बनाए तो उन पत्थरों की मदद से वे जानवरों की उन सख्त हड्डियों को तोड़ सके जिन्हें बाकी जानवर नहीं तोड़ पाते थे। उन हड्डियों के अंदर छिपा हुआ जो पौष्टिक मज्जा था, या जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, वो वसा और कैलोरी का एक बहुत बड़ा खजाना था। मतलब औजारों ने उन्हें उस भोजन तक पहुंच दी जो प्राकृतिक रूप से उनके दांतों या नाखूनों की पहुंच से एकदम बाहर था। सटीक बात। उस उच्च गुणवत्ता वाले और पौष्टिक खाने से शरीर को अचानक बहुत सारी अतिरिक्त ऊर्जा मिलने लगी। यही वो अतिरिक्त ऊर्जा थी जिसने एक बड़े दिमाग को विकसित होने और ठीक से काम करने के लिए जरूरी ईंधन प्रदान किया। तो मतलब खाने से दिमाग बड़ा हुआ है? हाँ, और बड़े दिमाग ने उन्हें बेहतर और ज्यादा धारदार औजार बनाने की समझ दी, और उन बेहतर औजारों ने उन्हें और भी बेहतर मांस और कैलोरी ला कर दी। ये चक्र ऐसे ही चलता रहा। ये तो ऐसा है जैसे किसी मशीन में बेहतर ईंधन डाला जाए तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, और फिर वो मशीन और भी बेहतर ईंधन खोजने के लायक हो जाती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। लेकिन देखिए, औजारों से मांस तो मिल गया, पर कच्चे मांस को चबाना और पचाना कोई आसान काम तो है नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक चिंपैंजी को अपना कच्चा भोजन चबाने में ही दिन के 5-6 घंटे लग जाते हैं। हाँ, ये बहुत थका देने वाला काम है। और इंसानी पूर्वजों को बढ़ता हुआ दिमाग और भी ज्यादा ऊर्जा मांग रहा था, तो कच्चा खाना खाकर उस मांग को पूरा करने की एक अजैविक सीमा आ चुकी थी। उस जैविक दीवार को तोड़ने के लिए उन्हें शरीर के बाहर एक रासायनिक बदलाव की जरूरत थी, और वो बदलाव था आग। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो आग की खोज ने सचमुच मानव विकास की पूरी दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि होमो इरेक्टस के समय में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। इन्होंने पहली बार आग पर नियंत्रण करना सीख लिया था। आग महज गर्मी या रोशनी का साधन नहीं थी। जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो आग एक बाहरी पेट की तरह काम करने लगी। बाहरी पेट? ये एक बहुत ही अनोखा नजरिया है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बाहरी पेट कैसे? देखिए, जब मांस या कंदमूल को आग पर पकाया जाता है तो आग उसके सख्त रेशों और बैक्टीरिया को तोड़ देती है। जो काम पहले शरीर के पाचन तंत्र को घंटों में करना पड़ता था,
वो काम अब आग शरीर के बाहर ही कर देती थी। अच्छा, मतलब डाइजेशन का आधा काम तो बाहर ही हो गया। बिल्कुल, और इसका सीधा असर हमारे शरीर के ढांचे पर पड़ा। चूंकि पकाया हुआ खाना नरम था, इसलिए इंसानों को बहुत बड़े दांतों और भारी भरकम जबड़ों की जरूरत नहीं रही। इंसानी जबड़ा छोटा होने लगा। इसी तरह भोजन जल्दी पच जाने के कारण आंतों का आकार भी सिकुड़ने लगा, और पाचन तंत्र के छोटे होने से जो ऊर्जा बची वो भी सीधा दिमाग के विकास में लगने लगी। ये सच में एक अद्भुत कड़ी है। मतलब आज हमारे चेहरे का आकार और हमारे ये जो छोटे जबड़े हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से उस पहली जलाई गई आग का ही परिणाम है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे एक सामाजिक नजरिए से देखें तो आग की तुलना आज के डाइनिंग टेबल या कैंप फायर नेटवर्किंग से की जा सकती है। मतलब अगर खाना पकाने से चबाने और पचाने का समय बचा तो इंसानों के पास अचानक बहुत सारा खाली समय आ गया होगा, है ना? और वो खाली समय दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में मिला। आग के नियंत्रण से पहले सूरज ढलते ही चारों तरफ सिर्फ खौफ होता था। हाँ, अंधेरे का डर। शिकारियों के डर से पेड़ों पर छिपकर सोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आग ने इंसानों के दिन को लंबा कर दिया। अब रात के समय आग के पास गर्माहट में सुरक्षित बैठे हुए इंसानों ने एक दूसरे के चेहरों को देखना, उन इशारों में बात करना और आपस में रिश्ते बनाना शुरू किया। मतलब वहीं से समाज की शुरुआत हुई। जी। अंधेरे के बाद आग के पास बिताए गए इसी समय ने शुरुआती समाज और संवाद को जन्म दिया। इसी सामूहिक सुरक्षा और आत्मविश्वास ने होमो इरेक्टस को अफ्रीका की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में पलायन करने का साहस भी दिया। लेकिन अफ्रीका से बाहर का सफर इतना आसान तो नहीं था ना। बाहर की दुनिया में बेहद अलग और कठोर जलवायु परिस्थितियां इंतजार कर रही थी, और यहाँ विकास की रेखा एकदम सीधी सड़क जैसी नहीं रही, बल्कि अलग अलग दिशाओं में बढ़ गई थी। बिल्कुल, माइग्रेशन ने बहुत कुछ बदल दिया। यहीं से उस प्रजाति का जिक्र आता है जिसे अक्सर इतिहास में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, निएंडरथाल। जब वो अफ्रीका से यूरोप और एशिया के बर्फीले इलाकों में गए तो जमा देने वाली ठंड ने उनके शरीर को एक बिल्कुल अलग रूप में ढाल दिया। हाँ, निएंडरथाल की शारीरिक बनावट उनके वातावरण का सीधा परिणाम थी। वे बहुत ही गठीले और मजबूत थे। उनका सीना चौड़ा और हड्डियां बहुत भारी थीं, जो कड़ाके की ठंड में शरीर की गर्मी को बचाए रखने के लिए एक बेहतरीन अनुकूलन था। लेकिन वे सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत, खूंखार आदिमानव नहीं थे, जैसा कि अक्सर पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वे ठंडे मौसम के उस्ताद थे। उनके पास बहुत ही उन्नत किस्म के पत्थर के औजार थे। वे जानवरों की खाल से कपड़े बनाते थे और उनकी अपनी एक जटिल संस्कृति थी। निएंडरथाल्स के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो उनका अपने मृतकों को दफनाना है। मतलब अक्सर ऐसा माना जाता है कि उस युग में हर काम सिर्फ सर्वाइवल यानी अपना अस्तित्व बचाने के लिए किया जाता था। हाँ, खाना खोजना, बचना, ये सब। हाँ, खाना खोजना, हथियार बनाना, आग जलाना, ये सब जिंदा रहने के लिए जरूरी था। लेकिन किसी अपने को खोने के बाद उसे जमीन में सम्मान के साथ दफनाना, ये कोई सर्वाइवल की कला तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। इससे न तो उन्हें खाना मिल रहा था और न ही कोई सुरक्षा। तो क्या इसका मतलब है कि आध्यात्म, शोक या मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी है? ये मानव विज्ञान की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। मृतकों को दफनाना महज एक क्रिया नहीं है, ये अमूर्त सोच या कहें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। जब निएंडरथाल किसी साथी को दफना रहे थे तो वे शायद किसी अदृश्य चीज जैसे आत्मा या मृत्यु के बाद की दुनिया की कल्पना कर रहे थे। अरे वाह! और कुछ उत्खनन स्थलों पर तो शवों के पास से फूलों के परागकण भी मिले हैं। मतलब उन्होंने कब्र पर फूल रखे थे? ये उसी और इशारा करता है। ये सब साबित करता है कि वे केवल जीवित नहीं रह रहे थे, बल्कि वे मृत्यु के दर्द, भावनात्मक जुड़ाव और जीवन के गहरे अर्थ को भी महसूस कर रहे थे। ये विचार सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि हजारों साल पहले उस भयंकर ठंड और मुश्किल हालातों के बीच भी एक प्रजाति प्यार, दुख और शायद किसी तरह के धर्म की नींव रख रही थी। हाँ, ये बहुत ही मानवीय लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर निएंडरथाल इतने ही मजबूत थे, उनके पास बड़ा दिमाग था, वे उन्नत औजार बनाते थे और उनके अंदर इतनी गहरी भावनाएं भी थी, तो विकास के इस मंच पर वे टिक क्यों नहीं पाए? उनका अस्तित्व खत्म क्यों हो गया? यही प्रवेश होता है विकास की कहानी के सबसे बड़े नायक का। आधुनिक मानव यानी
होमो सेपियंस। नेचर पत्रिका में 2017 में प्रकाशित शोध के अनुसार होमो सेपियंस के उदय के साथ ही वो चीज शुरू हुई जिसे हम आज इतिहास कहते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब विकास के इस लंबे सफर में होमो सेपियंस ने ऐसा क्या हासिल कर लिया जो निएंडरथल के पास नहीं था? देखिए, होमो सेपियंस निएंडरथल जितने शारीरिक रूप से मजबूत नहीं थे, वे ठंड को सहने के लिए भी प्राकृतिक रूप से उतने अनुकूलित नहीं थे। हाँ, वो तो अफ्रीका से आए थे। बिल्कुल, लेकिन उनकी सफलता की बुनियाद शारीरिक बल पर नहीं बल्कि सामाजिक सहयोग और बौद्धिक लचीलेपन पर टिकी थी। बदलती जलवायु के अनुसार खुद को तेजी से ढालना, अलग अलग तरह का भोजन खोजना और सबसे जरूरी एक बड़े समूह में मिलकर काम करना, यही उनकी असली ताकत थी। लेकिन मेरा एक पॉइंट है यहाँ पर, सामाजिक सहयोग तो निएंडरथल भी करते थे ना, वो भी समूहों में शिकार करते थे। फिर होमो सैपियंस के सहयोग में ऐसा क्या अलग था जिसने उन्हें पूरी दुनिया पर हावी कर दिया? इससे एक बहुत ही अहम सवाल उठता है और यहाँ बात आती है भाषा की। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो क्या ये माना जा सकता है कि हमारी सफलता का असली कारण हमारे शारीरिक बदलाव नहीं बल्कि हमारा सामाजिक सहयोग और आपस में गपशप करने की क्षमता थी? हाँ, इस विश्लेषण को संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहा जाता है। होमो सेपियंस की भाषा केवल ये बताने तक सीमित नहीं थी कि देखो वहाँ एक शेर है। तो फिर वो क्या बात करते थे? उनकी भाषा ने उन चीजों के बारे में बात करने की ताकत दी जो वास्तव में उनके सामने भौतिक रूप से मौजूद ही नहीं थी। वो गपशप कर सकते थे, अफवाहों फैला सकते थे और सबसे महत्वपूर्ण, वे काल्पनिक कहानियां या फिक्शन रच सकते थे। काल्पनिक कहानियां मतलब फिक्शन? इसका अस्तित्व बचाने या विकास से क्या लेना देना? ये तो बस टाइम पास लगता है। इसका बहुत गहरा लेना देना है। जब एक स्पीशीज केवल भौतिक चीजों के बारे में संवाद करती है तो वो केवल अपने छोटे परिवार या कबीले यानी लगभग 50 से 150 लोगों के साथ ही सहयोग कर सकती है। अच्छा। लेकिन जब इंसान ये कहने लगा कि हम सभी उस अदृश्य नदी देवता के बच्चे हैं या हम सभी इस एक निशान को मानते हैं, तो अचानक हजारों अजनबी लोग एक ही विचार पर भरोसा करने लगे। तो इससे क्या हुआ? काल्पनिक कहानियों, मिथकों और मान्यताओं ने बड़े पैमाने पर अजनबियों के बीच एक अटूट विश्वास पैदा किया। इसी क्षमता ने होमो सेपियंस को सैकड़ों हजारों की संख्या में एकजुट होकर काम करने, शहर बसाने और व्यापार करने के योग्य बनाया। अरे वाह, ये तो गजब का नेटवर्क है। बिल्कुल, जहां अन्य प्रजातियां केवल छोटे समूहों में बटी रहीं, वहीं होमो सेपियंस ने भाषा और कल्पना के जरिए एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क खड़ा कर दिया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब होमो सेपियंस ने अपनी मांसपेशियों से दुनिया नहीं जीती बल्कि अपनी कल्पना और एक दूसरे पर भरोसा करने की क्षमता से जीती। एकदम सही। चाहे वो किसी देवता पर विश्वास हो, किसी साम्राज्य पर, या फिर आज के समय में कागज के एक टुकड़े यानी पैसे पर विश्वास हो, ये सब उसी अमूर्त सोच का ही विस्तार है। तो अगर 70 लाख साल के इस पूरे सफर का निचोड़ निकाला जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इंसान केवल हड्डियों और मांस का एक पुतला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बदलती परिस्थितियों के प्रति खुद को ढालने, नए वातावरण में सरवाइव करने और निरंतर सहयोग करने की एक बेहतरीन कहानी है। इस लंबी विकास यात्रा से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो यही है कि अनुकूलन या एडेप्टेशन ही जीवन का मूल मंत्र है। जब जंगलों में पेड़ कम हुए तो पूर्वजों ने चलना सीखा। हाँ। जब कच्चा खाना पचाना मुश्किल हुआ तो उन्होंने आग जलाई। जब कठोर मौसम सामने आया तो उन्होंने औजार और कपड़े बनाए। आज के इस आधुनिक और तकनीकी युग में भी हमारी सबसे बड़ी ताकत नई चुनौतियों को पहचानना और उनके हिसाब से खुद को लगातार ढालते रहना ही है। और अब जब ये स्पष्ट है कि पिछले 70 लाख सालों में प्राकृतिक जलवायु, कच्चे पक्के भोजन के तरीके और आग के चारों ओर बैठकर किए गए सामाजिक सहयोग ने हमारे शरीर और दिमाग को आज का ये रूप दिया है, तो ये आज के परिदृश्य पर भी कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है। वो कैसे? मतलब देखिए, आज जलवायु पूरी तरह से वातानुकूलित कमरों तक सिमट गई है, जहां तापमान उंगलियों के एक इशारे से नियंत्रित होता है। आग के चारों ओर बैठकर बात करने और कहानियां सुनाने की जगह अब स्क्रीन और स्मार्टफोन ने ले ली है। हाँ, ये तो है। जहां अक्सर हम अकेले घंटों बिताते हैं। प्राकृतिक भोजन की जगह अत्यधिक कृत्रिम और प्रोसेस्ड खाने ने ले ली है, जिसे पचाने के लिए शरीर को शायद ही कोई मेहनत करनी पड़ती है। सही कह रहे हैं आप। तो ये सोचना बेहद दिलचस्प और थोड़ा डरावना भी है कि ये नई डिजिटल जीवन शैली हमारे भविष्य के क्रमिक विकास को किस दिशा में ले जा रही है।
क्या ऐसा हो सकता है कि आज से 70 लाख साल बाद भविष्य की कोई बिल्कुल नई प्रजाति जमीन से आज के होमो सेपियंस के जीवाश्म निकाले और हमारी स्क्रीन पर झुकी हुई रीढ़ की हड्डी और छोटे होते जबड़ों को देखकर वो भी हमारे बारे में ठीक वैसा ही वैज्ञानिक विश्लेषण कर रही हो जैसा आज हम अफ्रीका के जंगलों में मिले उस पहले जीवाश्म का कर रहे हैं? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। विकास कभी रुकता नहीं है, ये आज भी जारी है। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इसी विचार के साथ इस डीप डाइव में बस इतना ही। तो ये थे उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियां नहीं, उनके पीछे का सच। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this we are the new, not. Let this inspire our shared future.